नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे TGT PGT आर्ट्स अर्थात कला की रिवीजन क्लास सेकंड को। और जैसा कि आपको पता ही है कि इसका सिलेबस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, परंतु रिवीजन एक वो चीज़ होती है जिसके बलबूते पे हम बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और रिवीजन भी इस तरह से करेंगे कि आपको कभी भी ज़िंदगी में इसके रिवाइज करने की फिर से ज़रूरत ना पड़े। तो आज का टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल, जिसमें ट्रिकों के माध्यम से भी हम टॉपिकों को याद करते चलेंगे, क्योंकि एक बार उस तरह से अगर आपको याद हो जाए कि ज़िंदगी में कभी भी ना भूल पाएँ तो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब बात करें प्रागैतिहासिक काल, तो नाम से ही पता चल रहा है प्रागैतिहासिक काल एक बहुत पुराना काल है। तो वहाँ से लेकर अब तक की पूरी चित्रकला को एक बार में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से इसको टोटल 3 खंडों में बांटा गया है। पढ़ भी लेते हैं एक बार। हजारों वर्षों की लंबी काल अवधि में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ये कल की बात हो, परसों की बात हो, 1 साल पुरानी बात हो, 30,000 ईसा पूर्व पहले की बात है। और वहाँ से लेके अब तक का डाटा इकट्ठा अगर हम पढ़ेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। जल तरंगों के समान फैली इस प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, यानी पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से, हम इसे 3 निम्नलिखित खंडों में विभाजित करते हैं। पहला खंड होता है हमारा पूर्व पाषाण काल, जिसका एक अन्य नाम है पुरातन प्रस्तर युग, जिसका एक और अन्य नाम है मेगालिथिक एज, जिसका समय होता है 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व। आप समझ सकते हैं 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व कितना पुराना समय है। इसके बाद जैसे ही 25,000 ईसा पूर्व समाप्त होता है, बात आती है मध्य पाषाण काल या मध्य प्रस्तर युग या मेसोलिथिक एज की, जिसका समय रहता है 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। उसके बाद बात आती है हमारी उत्तर पाषाण काल, जिसका एक अन्य नाम है नव पाषाण काल या इसका एक अन्य नाम है नियोलिथिक एज। कैसे याद रखेंगे? सबसे अंत में हम देते हैं उत्तर, यानी प्रश्न पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है? प्रश्न पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उत्तर देते हैं। तो अंत में क्या आएगा? उत्तर पाषाण काल आएगा। नव से बन गया नया, मतलब जो बिल्कुल लेटेस्ट चल रहा है, नव पाषाण काल। न्यू मतलब न्यू NEW, न्यूलिथिक एज 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। मध्य से तो पता चल ही रहा है, मध्य और मेसोलिथिक। तो सबसे पहले क्या है? पूर्व पाषाण काल है, फिर मध्य पाषाण काल है, फिर उत्तर पाषाण काल है। या हम बोल सकते हैं सबसे पहले पुरा मतलब पुराना, तो पुरातन प्रस्तर युग है, फिर मध्य प्रस्तर युग है, फिर नव प्रस्तर युग है, मेगालिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। अब डिटेल में हम एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें पूर्व पाषाण काल की, तो इस युग में आदि मानव प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था। नेचुरल तौर पे जो गुफाएं बनी हुई थीं उसमें रहता था, तथा पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे और भद्दे औजारों एवं हथियार बनाता था। क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी तो कोई खास थी नहीं, तो भद्दे औजार ही बनाएगा। और औजार क्यों बनाएगा? शिकार करने के लिए। यह अवशेष प्रायः पशुओं की अस्थियों से प्राप्त हुए हैं। मतलब जब उनको मारा गया तो कुछ हथियार रह जाएंगे, नहीं रह जाएंगे वहाँ पर, तो जो अस्थियाँ मिली हैं पशुओं की, वहाँ से इन हथियारों की खोज की गई है। तो सर्वप्रथम ब्रुसफुट नामक विद्वान ने, अब ब्रुसफुट नामक विद्वान ने कैसे याद रखेंगे? मान के चलो ये मिट्टी है, मिट्टी में गड़ी हुई कुछ औजार हैं, तो जब औजारों को एकदम निकाल तो सकते नहीं है, तो जब कुछ नया आएगा तो ब्रुश से हम क्या करेंगे? साफ करेंगे। उस औजार को ब्रुश से साफ करेंगे हम, तभी तो पता चलेगा भाई ये औजार है। तो ब्रुसफुट सर्वप्रथम किसने किया? भारत में सर्वप्रथम ब्रुसफुट नामक विद्वान ने प्रस्तर युग के औजार, यानी बहुत पुराने औजार, शुरुआत के औजार की खोज मद्रास के समीप पल्लवरम नामक स्थान में करी थी। तो ब्रुश से याद रखेंगे ब्रुसफुट। इसके पश्चात, यानी एक जब खोज हो जाती है तो उसके बाद खोजें चलती रहती हैं। प्रस्तर युग के अन्य स्थान जैसे कि सोवा, नर्मदा, साबरमती नदी की घाटियों में मिले हैं। इसके अलावा उड़ीसा, मैसूर एवं मद्रास आदि भी ऐसे प्रांत हैं जहां प्राचीन प्रस्तर युग के औजार व हथियार मिले हैं। तो ब्रुसफुट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है।
मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद के पहाड़गढ़, देखो मध्य प्रदेश है कि मुरैना जनपद के पहाड़गढ़ श्योरपुर कला के क्षेत्र में करीब 25,000 वर्ष पुराने चित्र प्रोफेसर DPS दाराकेश ने खोजे। अब कैसे याद रखेंगे, किसने खोजे? देखो सबसे पहले तो बात आई ब्रुश की, क्योंकि बहुत पुराने थे। अब 25,000 ईसा पूर्व वो समय है जब पूर्व पाषाण युग, जो पूर्व पाषाण युग लगभग समाप्ति की ओर है और मध्य युग स्टार्टिंग की ओर है। तो पुराने ज़माने से नए ज़माने में आने के बाद किसका शौक है? DP लगाने का शौक है, मतलब फ़ोटो खिंचवाएंगे DP लगाएंगे। तो DPS दाराकेश ने खोजे। तो इस तरह याद रखेंगे 25,000 वर्ष पुराने चित्र प्रोफेसर DPS दाराकेश ने खोजे, जिनके विषय शिकारी व शिकार हैं, शिकार तो चलता रहता है अक्सर, जो गैरू व सफ़ेद रंग में बने हैं। ये नहीं पूछेगा कि गैरू या सफ़ेद में बने, नाम पूछेगा। 25,000 वर्ष पुराने चित्र किसने खोजे? DPS दाराकेश ने खोजे, मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद के पहाड़गढ़ श्योरपुर कला के क्षेत्र में। ठीक है, आगे देखेंगे। अब बात आएगी हमारे यहाँ पे मध्य पाषाण काल या मध्य प्रस्तर युग के बारे में। तो मध्य पाषाण काल या मध्य प्रस्तर युग का जो समय है वो है 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। यह युग किसी काल विशेष का संकेत नहीं करता, मतलब यहाँ पे ज़्यादा कोई खास एक्टिविटी नहीं हुई। इस समय मानव ने अपने औजारों को और अधिक सुडौल व ज्यामिति रूप प्रदान किया, अपने औजारों को और अच्छा बनाने का प्रयास उन्होंने किया। इसमें मिट्टी के बर्तन बनाने की चेष्टा करी, जिसमें कुछ हद तक वो सफल भी रहा। मिट्टी के बर्तन बनाने का उसने प्रयास कर लिया। तो यहीं पे हमारा क्या हो गया? मध्य पाषाण काल समाप्त हो गया। अब बात आई उत्तर पाषाण काल या नव प्रस्तर युग, जिसे हम नियोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं, जिसका समय है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। तो इस काल में मानव पशुपालन व कृषि जैसे धंधों को अपनाने लगा था। एक तो वो क्या करने लगा था? पशुपालन करने लग गया था। कई भी नया ज़माने में आ गए तो केवल शिकार से काम तो नहीं चलने वाला है, तो पशुपालन करा और कृषि जैसे यानी फार्मिंग जैसे धंधों को अपनाने लगा और कलात्मक बर्तन भांडों का प्रयोग भी आरंभ कर दिया। यानी बर्तन बनाए मिट्टी के और कलात्मक रूप से चित्रकारी हो रही है उन पर, वहाँ पे प्रारंभ हो गया। जो उसने चाक पर बनाए थे। चाक क्या होता है? आपने देखा होगा, कुम्हार जो होता है उस पर गोल गोल इस तरह से होता है, बीच में एक डंडा, यहाँ डंडा होता है, घुमाता है ये, तो ये घूमने लग जाता है और यहाँ पे बीच में मिट्टी होती है जिसको वो शेप देता है। ठीक है, उसके घुमक्कड़ स्वभाव में भी अंतर आया। अब देखिए, जब खेती उसने स्टार्ट करी तो ऐसा तो है नहीं कि आज दिल्ली में खेती चालू करी और उत्तर प्रदेश में पहुंच गए, वो खेती तो कोई और ले जाएगा। इस वजह से जिस जगह उसने खेती करी वहीं उसने बसना प्रारंभ कर दिया। उसने अब गांव में बसना शुरू कर दिया था, कम्युनिटी में रहना प्रारंभ उसने कर दिया था। आगे, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज सर्वप्रथम अंग्रेजों ने की थी। अब अंग्रेजों ने क्यों करी थी? वो ये जानना चाहते थे कि भारत की संस्कृति ऐसी आखिरकार है क्या है कि यहाँ पे हर कोई व्यक्ति आके राज करना चाहता है। उन्होंने भी राज किया था। यह खोज भारत की कला संस्कृति को समझने के लिए उन जिज्ञासुओं से प्रेरित होकर की गई जो यहाँ पर शासन करने आए थे। ज्ञात तथ्यों के आधार पर जॉन कॉक और कार्लाइन को ही सर्वप्रथम शिला चित्रों की खोज का श्रेय दिया जाता है। अब देखिए, शिला चित्र होते हैं पहाड़ों पर जो चित्र बने हुए हैं, जो दीवारों पर चित्र बने हुए हैं, उनको शिला चित्र बोलते हैं। अब किसने की सबसे पहले स्टार्ट? जॉन कॉक। सबसे पहले अंग्रेजों में जो खोजने का कार्य है वो है जॉन कॉक। जान पर खेल के उन्होंने खोजा। जान मतलब कि पुरानी चीज़ों को जब हम खोजते हैं तो जान पर खेल के खोजते हैं, तो जॉन कॉक ने खोजा। इसके बाद कार्लाइन, कार्लाइन से निकल के आया काल। काल का मतलब होता है पुराने समय की चीज़ें। काल चलता है, समय का पहिया चलता है, सुना होगा आपने। तो जान पर खेलकर काल खोजा गया, जान पर खेलकर काल खोजा गया, तो जॉन कॉक और कार्लाइन को ही जाता है। इस तरह याद रखेंगे। इन्होंने 1880 में मिर्ज़ापुर की पहाड़ियों में घोड़मगर नामक स्थान पर आहत सूअर का चित्र प्राप्त किया, जो कि एक विश्व विख्यात चित्र है। 1880 में किया, याद रखेंगे। मिर्ज़ापुर की पहाड़ियों में घोड़मगर नामक स्थान पर आहत सूअर, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिर्ज़ापुर में मिला, पूछा जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पर बारहसिंगा, सांभर तथा गैंडे के शिकार के चित्र प्राप्त हुए हैं। जॉन कॉकवर ने 14 मार्च 1883 को लिखा था। 1880 में खोजा और 3 साल बाद इन्होंने
लिखा। किसने लिखा? कॉकबर्न ने लिखा कि विजयगढ़ दुर्ग के पास हरणी-हरक नामक गुफा में उन्हें सांभर, बारहसिंगा आदि अनेक पशुओं के चित्र प्राप्त हुए। यहीं पर एक गैंडे के शिकार का चित्र भी उनको मिला है, जिसमें 6 आदमी भाले से हमला कर रहे हैं। लोहरी गुफा में भी लौह फलक का भाला तथा शिकार के चित्र उनको मिल जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आहत सूअर का चित्र मिला। कहाँ पर? मिर्जापुर में। आगे, प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज को आगे बढ़ाने का कार्य मनोरंजन घोष, प्रोफेसर वाकणकर, प्रोफेसर संकलिया और डॉक्टर जगदीश गुप्त को जाता है। कॉकबर्न ने खोजा, जॉन कॉक ने खोजा, इसके बाद मनोरंजन घोष ने खोजा, प्रोफेसर वाकणकर, प्रोफेसर संकालिया, डॉक्टर जगदीश गुप्ता को जाता है। विश्व के अन्य देशों में भी प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। इनमें फ्रांस की लास्को की गुफाएं मिली हैं, स्पेन में अल्टामीरा तथा कोगोल स्थान यहाँ पर प्रमुख है। भारत की विभिन्न स्थानों में जैसे कि उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर क्षेत्र, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी क्षेत्र, रायगढ़, होशंगाबाद और भोपाल क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में और से कौन कौन से क्षेत्र हैं जो कला की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला है हमारे यहाँ पर मिर्ज़ापुर। क्या है? मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज का मतलब होगा मर्ज, हर मर्ज की दवा, एक तरह से ऐसे याद रखेंगे। तो विघ्न मतलब कि जो संकट आता है, और हर चीज़ की दवा क्या है? मिर्ज। तो मिर्ज़ापुर विंध्याचल में मिला। तो विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखलाओं में स्थित मिर्ज़ापुर जिले में 100 से अधिक चित्र गुफाएं तथा शैलाशें प्राप्त हुए हैं। पूछा जाता है कि मिर्ज़ापुर जो जगह है वहाँ पर कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं, तो 100 ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो 100 गुफाएं या 100 से अधिक गुफाएं यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। कैमूर श्रृंखला के भीतर सोन नदी की घाटी में लिखुनिया, भलदरिया आदि प्रमुख गुफाएं हैं। अब देखिए, लिखुनिया, भलदरिया को कैसे याद रखेंगे? ये जो फिलहाल हम तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए कर रहे हैं, तो जो भी हम याद करके जाएंगे उसे लिखेंगे। तो बेसिकली मिर्ज़ापुर कहाँ पड़ता है? यूपी में। और मिर्ज़ापुर में क्या मिला? लिखुनिया, भलदरिया आदि प्रमुख गुफाएं मिली हैं। लिखुनिया, भलदरिया के बारे में पूछा जाता है, जिनकी छतों व दीवारों पर 5000 ईसा पूर्व के चित्र बने हुए देखने को मिलते हैं। लिखुनिया दरी एक छोटी पहाड़ी गरी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ कुछ घुड़सवार पालतू हथिनी की मदद से जंगली भैंसे को पकड़ते हुए दिखाए गए हैं। घुड़सवारों के हाथ में लंबे भाले हैं। यहाँ एक अन्य चित्र में मुंह ऊपर उठाए मृत्यु कष्ट से कराहता जंगली सूअर जान पड़ता है। ठीक है, मतलब जंगली सूअर मिला जिसको भाले से उल्टा लटकाया गया है। इसी क्षेत्र में लोहरी नामक स्थान की एक दरी में एक आदमी हाथ में जलती हुई मशालिए बाघ का सामना कर रहा है। तो बेसिकली 2 चित्रों के बारे में बहुत पूछा जाता है। एक तो सूगर जो मृत्यु कष्ट से करा रहा है, जो अभी हमने देखा था जॉन कॉक के समय में। इसके अलावा हाथ में जलती हुई मशालिए बाघ का सामना करते हुए देखना, वो भी कहाँ मिला? मिर्ज़ापुर में ही मिला। आगे, यहाँ लाल, पीले, काले व सफ़ेद रंगों का प्रयोग किया गया है। मिर्ज़ापुर की सुप्रसिद्ध पिकनिक स्थल बिट्ठम में भी अनेक शिलाचित्र प्राप्त हुए हैं। विजयगढ़ गुफा में 3 आदमियों को लाल, पीले तथा सफ़ेद रंग का बनाया हुआ दिखाया गया है। सौरोघाट क्षेत्र में शाही के आकेट, हाथ के छापे, मानव आकृतियाँ व पशु चित्र अंकित हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद सुप्रसिद्ध चित्र सूअर के आखेट का भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मृत्यु कष्ट से कराता सूअर, वही चीज़ है। सूअर का आखेट मतलब सूअर का शिकार। आगे है हमारा उत्तर प्रदेश का एक और स्थान जिसका नाम है मानिकपुर, जो बांदा क्षेत्र में पड़ता है। यह स्थान बांदा जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ तीर कमान लिए हुए घुड़सवार चित्रित हैं। बेपहिया की छकरा गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति एक दृश्य में अंकित है। बांदा क्षेत्र में ही सरहाट, करिया कुंड व करपटिया प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। सरहाट में 3 घोड़ों का गैरों द्वारा ओजपूर्ण अंकन उल्लेखनीय रूप से हमें देखने को मिल जाता है। करिया कुंड में धनुर्धारियों के दल को बारहसिंगा का पीछा करते हुए दिखाया गया है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख क्षेत्रों के बारे में, जिसमें पहला है हमारे यहाँ पे पंचमढ़ी। अब देखिए, कोई चीज़ अगर मध्य में है
और इसके आसपास इधर उधर लोग हैं तो वो चीज़ क्या होगी, पंच होगी अपने आप में। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि मध्य प्रदेश में क्या है, पंचमढ़ी है। तो ये पूछ लिया जाता है कि पंचमढ़ी किस राज्य में है, तो वो किस में है, मध्य प्रदेश में है। तो यह स्थान महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। अब महादेव क्या है, सभी के एक तरह से देख सकें तो लीडर हैं, तो बीच में बैठते हैं, मतलब पंच हैं वो। तो महादेव कहाँ मिले, महादेव पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, पंचमढ़ी में है। तो पंचमढ़ी के आसपास कोई 5 मील के घेरे में 50 के करीब दरिया अर्थात गुहाएं मिली हैं। इन सब में महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्र उपलब्ध हमें देखने को मिलते हैं। अब पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय D.H. गार्डन को नामक विद्वान को जाता है। हालांकि हंटर साहब को भी जाता है, पर ज़्यादातर वो पूछा नहीं जाता, D.H. गार्डन के नाम से ज़्यादा पूछा जाता है। अब D.H. गार्डन को कैसे याद रखेंगे, अब जहाँ पर महादेव बैठे हुए हैं, यानी कि शिवजी जो बैठे हुए हैं, जो कि पंच हम बोल रहे हैं उनको, तो कहाँ बैठते हैं, तो चारों तरफ गार्डन भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि वो कैलाश पर निवास करते हैं, तो कैलाश के चारों ओर गार्डन है, गार्डन ही गार्डन है। तो यहाँ पे पंचमढ़ी के क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है, D.H. गार्डन नामक विद्वान को जाता है, जिन्होंने सन 1936 में, अब 1936 याद रखेंगे, देखिए 1900 तो खैर याद रखना ही रखना है, वो तो नॉर्मल बात है कि 18 इतनी पुरानी बात नहीं हो सकती कि 18 वगैरह की हम बात करें। तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो 3 जब लिखा हुआ है तो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, तो 3 तो यहाँ से निकल के आ गया, उसका डबल 6, तो 1936 बेसिकली 193 ही याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में से आपको दिख जाएगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप ईयर याद करने का प्रयास करते हैं, भूल जाते हैं, थोड़ी बहुत हिंट अगर आपको याद होगी तो आप बिल्कुल भी नहीं भूल पाएंगे। तो 1936 ईस्वी में यहाँ के चित्रों के संबंध में रेखाचित्र तथा फलक चित्रों सहित एक विशद लेख प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने 15 से अधिक शिलाश्रयों एवं गुफाओं की खोजबीन करी। कितनी, 15 से अधिक गुफाओं की खोजबीन करी। इसके साथ साथ कुछ अवलेख भी प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर इसका निर्माण काल 9वीं से 10वीं शताब्दी निर्धारित किया गया है। आगे जिन्होंने अच्छा ये तो रिपीट हो गया है, आगे देखेंगे। यहीं पर महादेव पर्वत के चारों ओर अवस्थित इमली खोह में सांभर के आखेट का दृश्य, भांडा देव गुफा की छत पर शेर के आखेट का दृश्य तथा महादेव बाजार में विशालकाय बकरी का चित्र मिला है। बहुत पूछा जाता है, महादेव बाजार में क्या मिला, विशालकाय बकरी का चित्र मिला। इसके अलावा महादेव पर्वत के चारों ओर अवस्थित इमली खो में सांभर के आखेट का दृश्य मिला, इमली खो में सांभर के आखेट का दृश्य मिला। ठीक है, भांडा देव गुफा की छत पर क्या मिला, शेर के आखेट का दृश्य मिला। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। लश्करिया खो, सोनभद्रा, जम्बूद्वीप, नींबू भोज, बनिया बैरी, भांडा देव, नाकिया और झलाई आदि स्थानों में अनेक चित्रित शिलाश्रय गुफाएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर पशु तथा आखेट चित्रों के अतिरिक्त सशक्त युद्ध दृश्य, आखेट तथा नित्य वादन में चित्र भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दैनिक जीवन के चित्र भी यहाँ पर देखने को मिले। अब बात आएगी रायगढ़ की। ठीक है, रायगढ़ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। यह मध्य प्रदेश का एक प्रमुख जनपद है। यहाँ भी प्रागैतिहासिक चित्र प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुए हैं। यहाँ कबरा पहाड़ी क्षेत्रों में सिंघनपुर गांव के निकट कुछ दरियाँ मिली हैं। इसी के पास बोतादला की विशाल गुफा में हिरण, छिपकली, जंगली भैंसों का अंकन किया गया है। कैसे याद रखेंगे, अब देखिए रायगढ़ का मतलब हो गया राय मिल रही है, राय दे रहे हैं। तो राय कोई व्यक्ति कब देता है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाली होता है। अब कैसे रिलेट करेंगे, बोतादला से समझ में आई बोतल, तो कोई व्यक्ति जब ज़्यादा बोतल पीता है, किसकी बोतल पीता है, आपको समझदार है, समझ गए होंगे। तो यहाँ पे वो व्यक्ति बिल्कुल फ्री हो जाता है और फ्री होकर वो दिन भर राय देता रहता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि रायगढ़ में क्या, कौन सी जगह, बोतादला की विशाल गुफा में हिरण और छिपकली, जंगली भैंसे अंकन देखने को मिलते हैं। यही पूछा जाएगा ज़्यादा इसमें कि बोतादला की गुफाएं कहाँ पर हैं, रायगढ़ में हैं। वैसे ये कम पूछा जाता है रायगढ़ के बारे में। एक दृश्य में जंगली भैंसे का शिकार करते हुए मानव आकृतियों को भैंसों के चारों ओर संयोजित रूप से दिखाया गया है। तो जंगली भैंसे का शिकार कर रहे हैं, मानव आकृतियां भैंसों के चारों ओर बैठी हुई हैं। रेखाएं भावपूर्ण एवं ओझ लिए हुए हैं। अन्य चित्रों में नाचते, युद्ध करते एवं पालतू पशुओं के सजीव चित्र हैं।
यह चित्र गैरू तथा रामरथ जैसे भूरे रंगों से बने हुए देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे भीमबेटका के बारे में। यह पहाड़ी या फिर हम बोल सकते हैं यह गुफा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 60 किलोमीटर दक्षिण में तथा भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है और होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाली रेल लाइन पर बरखेड़ा तथा अब्बेदुल्लागंज स्टेशनों के मध्य ये स्थित है। यह स्थान मियाँ परसू भीमपुरा नामक आदिवासी गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें प्रस्तर सामग्री प्राप्त हुई है वे 30,000 ईसा पूर्व से करीबन 10,000 ईसा पूर्व की हमें देखने को मिलती हैं। अब बात आती है कि इसकी खोज किसने करी। तो इसकी खोज का श्रेय उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाकणकर को है। इन पहाड़ी पर लगभग 600 प्राचीन गुफाएं हमें प्राप्त हुई हैं। अब 600 प्राचीन गुफाएं प्राप्त हुई हैं तो कैसे हम याद रखेंगे? भीम का नाम आपने सुना होगा। भीम कौन थे? पांडवों के पुत्र थे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो भीम वगैरह कितने भाई थे? ज़्यादातर बोलते हैं 5 भाई थे, पर एक कर्ण भी तो था, तो छठे भाई हो गए वो। तो मतलब 6, और प्राचीन चीज़ है ये, तो 600 गुफाएं हमें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। यहाँ करीब 275 गुफाओं में चित्र के अवशेष भी हमें यहाँ पर मिले हैं। भीमबेटका में एक विशिष्ट चित्र संसार रचा गया है। ऐसी विस्मयपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्रशालाएं अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलती। यहाँ चित्रों के 2 स्तर मिले हैं जो 8,000 ईसा पूर्व से लेकर 15,000 ईसा पूर्व तक के हैं। पहले स्तर में चित्रों में शिकार, नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रिच्छ, जंगली भैंसे, हाथी, अस्त्रधारी घुड़सवार देखने को मिले हैं, जबकि दूसरे स्तर में मानव को जानवरों के साथ अतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। जब मानव ने खेती व पशुपालन के तरीके समझ लिए थे तो सीधी बात है, पहले शिकार करते थे तो शिकार के चित्र, फिर जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया तो उसके चित्र हमें देखने को मिले। यहाँ पर आखेटक, कृषक, ग्वाले आदि भी चित्रित हमें देखने को मिलते हैं व प्राचीन प्रस्तर युग से भी प्राचीन मानव अस्त्र शस्त्र यानी हथियार देखने को हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। आगे भीमबेटका गुफा के चित्रों की सर्वप्रथम खोज जो है विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रोफेसर डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर ने 1958 में करी थी। ठीक है, भीमबेटका, भीम की आप बात करो तो 5 तो थे ही वो, अभी 600 गुफाएं हमें देखने को मिली, तो उससे आप रिलेट कर लेना 1958। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है, और जू रॉक शेल्टर कहा जाता है भीमबेटका को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर हमें जो देखने को मिले वो दीवारों और छत पर देखने को मिलते हैं। आगे भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। भीमबेटका, लखनदयारी, पंचमढ़ी प्रसिद्ध किसके लिए हैं? प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए यह प्रसिद्ध हैं। इसके बाद है हमारा आगे का, जिसका नाम है होशंगाबाद। तो होशंगाबाद नगर मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा तट पर स्थित है। इस नगर से इटारसी जाने वाले मोटर मार्ग पर 2.5 मील की दूरी पर आजमगढ़ पहाड़ी पर बने 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय यहाँ पर देखने को मिलते हैं। याद रखना है, होशंगाबाद में 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय हमें देखने को मिले, जहाँ पर मनोहारी चित्रांकन हुआ है। इसमें भैंसे, जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी सवार, अस्त्रधारी, घुड़सवारों, जिराफ समूह, 4 धनुर्धारी आदियों को क्षेपांकन पद्धति से बनाया गया है। आजमगढ़ पहाड़ी में 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय हैं, जिनमें हाथी, महिष, घोड़े, सांभर, जिराफ समूह, अस्त्ररोही, अश्वारोही, 4 धनुर्धारी आदि को स्टाइलिश पद्धति में बनाया गया है। आगे देखेंगे, आजमगढ़ की एक पहाड़ी गुफा में एक हाथी पर चढ़े आखेटकों को जंगली भैंसों का आखेट करते हुए भी दिखाया गया है। यहाँ पर कुछ आखेटक घोड़ों पर सवार चित्रित हैं और पैदल दौड़ रहे हैं। आगे देखेंगे, डॉक्टर जगदीश गुप्त ने इस क्षेत्र में बुदनी तथा राहेली नामक प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रस्तुत किया है। यहाँ पर एक शिलाश्रय पर एक मोर विशाल चित्र अंकित देखने को मिलता है, मोर का, और एक स्थान पर वन देवी का चित्र भी हमें देखने को मिला होशंगाबाद में। इसी के साथ आज का ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है।